एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जो भी बच्चे या दोस्त हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सम विभाजन से लिया गया है। और इस प्रकार से हम पूरे सब्जेक्ट में, आपके हिंदी सब्जेक्ट में कम से कम 60 क्वेश्चन को आपको लाने का प्रयास किए हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अंबेडकर साहब ने जब भारत में की बेरोजगारी को सब प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है ये सबको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जानने का प्रयास करिए। क्या है? सर्व विभाजन। कहता है हु आर शूद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शूद्राज किसकी रचना है? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। क्या है क्वेश्चन? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपका कबीर जी। कौन थे? कबीर। सर्व विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? आपके पास क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और अगर सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या है क्वेश्चन? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो लोगों में परस्पर श्रद्धा और सम्मान की भावना होना चाहिए, ये उनके लिए परस्पर है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? गर्भधारण के समय से ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है ना। यही सबसे बड़ा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? बाबा भीमराव के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो ललन सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललन सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमोन किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। विष के दांत कहानी का पात्र कौन है? तो विष का दांत जो है उसका कहानी का पात्र कौन है? गिरधरलाल है। कौन है? गिरधरलाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्या कहता है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है आपके पास? लोकतंत्र। भाईचारे का सही नाम क्या है? लोकतंत्र। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो जीतता है वो कौन जीतता है? महल वाले जीतता है। ठीक है, क्योंकि गरीब जो झोपड़ी होता है वो लाचार होता है, इसलिए महल वाले जीत जाते हैं। मदन है, मदन किसका है? मदन कौन है? सुप का बेटा, सेन साहब का मित्र का बेटा, या सेन साहब का बेटा, या किराना का बेटा? तो क्या किरानी का बेटा है? कौन है? किरानी का बेटा है कौन? मदन। आगे कहता है गिरधरलाल है, गिरधरलाल कौन है? तो गिरधरलाल कौन है? सेन साहब का मित्र, मदन का पिता, या सेन साहब का भाई, या सेन साहब का पड़ोसी? यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? गिरधरलाल कौन है? तो सेन मदन का पिता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मदन का पिता। अगला क्वेश्चन रहा ये, क्या है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है? किसको करता है? तो मध्यम वर्ग के विरोधियों को उजागर करती है। किसकी करती है? मध्यम विरोधियों को। अलग किसके संबंध में कहा गया है उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है? किसके संबंध में कहा गया उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है? तो खोखा के संबंध में कहा गया। किसके संबंध में कहा गया? खोखा। क्योंकि कौन कहा था? सेन साहब ने कहा था। ठीक है, आगे को क्वेश्चन क्या है आपके पास? तब विष के दांत कहानी शीर्षक में बंगले का पिल्ला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सेन साहब के शीर्षक कहानी में विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो धनवान पुत्र के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? धनवान पुत्र के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे है? तो किससे है मोटर कार को खतरा? तो खोखा से है। किससे है? खोखा से। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 को। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जैसे कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे, रखते थे भी थे। गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो गिरधरलाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे। किसका काम किया करते थे? किरानी का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सब दोस्तों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, कॉपी कलम निकाल के सभी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। क्या क्वेश्चन है? मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है?
तो मदन है गिरधर लाल के बेटा। किसका बेटा है? गिरधर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की मोटर कार की जो रंग है, कलर, वो क्या है? वो है काले रंग की कलर। क्या है? काले रंग की। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की थी, यानी नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखें पाठ की गद्य की कौन सी विधा है? तो सभी को क्वेश्चन देने का काम करिए। यहाँ पे क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन के लिए जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये क्या कहता है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विलहेल्म मूलर था। क्या था? विलहेल्म मूलर। क्या हो जाएगा 28 नंबर का आंसर? विलहेल्म मूलर। कांट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? कांट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, उनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है? तो आपको क्या कहा है? सबसे विश्व में सबसे सर्वविध और संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक भारत देश है हमारा, है ना। कि भारत माता की जय। अगला क्वेश्चन रहा आप मोबाइल स्क्रीन पर आपका, ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन का है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाउल नामक ग्राम में हुआ था, है ना। आगे क्वेश्चन है, नृवंश विद्या का संबंध किसे? नृवंश विद्या का संबंध किसे? मानव विज्ञान से है। आगे का था, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जो इलाहाबाद के करीब में, जिसे दारिस नामक घड़े से एक सोना का घड़ा मिला था। आगे कहता है, दारिस क्या है? दारिस आगे बताने का प्रयास करिए। प्राचीन काल चांदी का सिक्का या प्राचीन काल सोने का सिक्का, एक धार्मिक ग्रंथ या एक देवता? क्या है दारिस नाम? दारिस है एक प्राचीन सोने का सिक्का। दारिस नामक घड़ा मिला था, सोने का सिक्का। अगला क्वेश्चन है ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, शाहनामा का रचना काल है? शाहनामा का रचना काल कौन सी है? तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। क्या है शाहनामा के रचना काल? 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बाद। अगला क्वेश्चन है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। देवत विज्ञान क्या है? देवत विज्ञान देव विज्ञान कहलाता है। देवत विज्ञान क्या कहलाता है? देव विज्ञान। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग, है ना। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन आपके रहा ये, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए, सुंदरता रहने के लिए, या बर्बरता संपन्न हेतु, या मजबूरी से? तो हम किसके लिए काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए काटते हैं। किसके कारण काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए काटते हैं। द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। क्या कहा है? द्विवेदी जी जो है वो निर्जला अपराधी किसे कहा? नाखून को कहा है ना, क्योंकि ये बार बार बढ़ता है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र वत्स्यायन की रचना। कामसूत्र किसकी रचना? वत्स्यायन की। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क, तो विचार और वितर्क की जो रचना है वो क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये क्या है? नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है कि संस्कृति बोध और संस्कृति चेतना। अच्छा व्यवहार सुंदरता के साथ सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए किसे क्या करता है? तो संस्कृति बोध और संस्कृति चेतना के लिए काटते रहते हैं बार बार। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो किस बार नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है? मोम हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास, नाखून बढ़ते हैं में गद्य की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद किया करते थे? तो गोंड देश के लोग जो होते थे वो नख को बड़ी पसंद करते थे और बड़े बड़े रखते थे। देवताओं के राजा का ब्रज किसकी हड्डियों से बनी हुई है? तो देवताओं के राजा जो है, देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है, और उसके पास जो वज्र का हड्डी है वो ऋषि दधीची का बन के शरीर की हड्डी को बना गया। किसकी बनी गई है? ऋषि दधीची का। अगला क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक
विद्यानुरागी थे। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। विद्यानुरागी कौन थे? तो भोज, राजा भोज थे। कौन थे? राजा भोज। आगे कहता है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों के गुणकर मूल्य की रचना है। ये क्या है? गुणकर मूल्य की अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणकर। नागरी लिपि शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। कौन सी है? निबंध। मेंडलीफ किसकी रचना है? मेंडलीफ किसकी रचना है? तो मेंडलीफ रचना जो है गुणकर मूल्य की रचना है। किसकी है? गुणकर मूल्य की रचना है मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहता है देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? बताने पर ये क्या है? नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन कहता है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? कथावाचक की नौकरानी, न कथावाचक की पत्नी, कथावाचक की बहन या कथावाचक की मौसी थी। ये कौन थे? कथावाचक यानी कवि के लेखक के पत्नी थी निर्मला। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो भाग के आया था वो नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्या कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी है? रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। किससे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में एथेंस पाया जाता है। बायरन, टेनिसन और शेली किस भाषा के कवि है? बायरन, टेनिसन और शेली किस भाषा के कवि है? किस भाषा बायरन, टेनिसन और शेली किस भाषा के कवि हैं? तो ये क्या आएगा? अंग्रेजी भाषा के कवि है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के पास शेयर करें। गुड बाय।